नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम दीपांशु श्रीवास्तव है और आज हम लोग पढ़ेंगे लेक्चर 2। आज हम लोगों का जो रहेगा वो रहेगा लेक्चर 2। जो हम लोग टॉपिक पढ़ रहे थे विश्व भूगोल में, उसका आज दूसरा लेक्चर हम लोग देखेंगे और विस्तार से जानेंगे सारी चीज़ों को। और एमपीपीएससी और यूपीएससी के मेंस के लेवल पे हम लोग पढ़ाई करेंगे, सारी चीज़ों को बाकायदा अच्छे से देखेंगे और सारी चीज़ों को पढ़ेंगे। अगर आपने पहला वाला लेक्चर नहीं देखा है तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि आप लोग पहले पहला वाला लेक्चर देख लीजिए, उसके बाद आप सेकंड लेक्चर पे आइए, तो एक सीक्वेंस बना रहेगा और आपको सारी चीज़ें आराम से विस्तारित रूप में समझ में आएंगी और सारी चीज़ें आपको क्लियर होंगी। तो जिन लोगों ने पहला लेक्चर नहीं देखा है वो पहला लेक्चर पहले देख लें। वो लेक्चर लगभग 1 घंटे का है, उसके बाद आप लोग यहाँ पर आइए, ठीक है। तो अब जिन लोगों ने पहला लेक्चर देख लिया है उनके लिए अगला लेक्चर है। हम लोगों ने ब्रह्मांड पढ़ा था। पहले लेक्चर में हम लोगों ने ब्रह्मांड पढ़ा था और ब्रह्मांड में हम लोगों ने 3 टॉपिकों को कवर किया था। ब्रह्मांड में हमने 3 टॉपिक को कवर किया था, जिसमें से पहला टॉपिक था ब्रह्मांड की परिभाषा। हम लोगों ने विस्तार पूर्वक ब्रह्मांड की परिभाषा देखी थी, ब्रह्मांड की परिभाषा को पढ़ा था। इसके बाद हमारा अगला जो टॉपिक था वो था ब्रह्मांड में दूरी मापने की इकाइयाँ। ब्रह्मांड में दूरी नापने की इकाइयाँ हम लोगों ने देखा था कि ब्रह्मांड में किस तरह से दूरियाँ नापी जाती हैं। इसके बाद हम लोगों ने देखा था ब्रह्मांड की उत्पत्ति के संदर्भ में हम लोगों ने बात करी थी। तो ब्रह्मांड की उत्पत्ति के संदर्भ में 2 चीज़ों पे हमने बात की थी, एक थी संकल्पनाएं और एक था सिद्धांत। संकल्पनाएं मतलब वो जो हम सिद्ध नहीं कर सकते, और सिद्धांत मतलब एक थ्योरी जिसको हम लोग सिद्ध कर सकते हैं, जिसका मैथमेटिकल कैलकुलेशन होता है। तो ये 3 चीज़ों को हमने विस्तार पूर्वक अध्ययन किया था पूरे 1 घंटे के लेक्चर में और इमेजेस के साथ। साथ ही इसका पीडीएफ मैंने प्रोवाइड कर दिया था, अपने व्हाट्सएप ग्रुप में भी कर दिया था और टेलीग्राम ग्रुप में भी डाल दिया था। तो इनका पीडीएफ भी आपको मिल जाएगा और पीडीएफ के साथ साथ आपको सारी चीज़ें मिल जाएंगी। आज के लेक्चर की भी पीडीएफ आपको मिल जाएगी और आने वाले जितने भी लेक्चर हैं हमारे, उन सभी चीज़ों की पीडीएफ आपको प्राप्त हो जाएगी। तो आज सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि हमको क्या क्या पढ़ना है आगे चल के, इसके बाद हम लोग शुरुआत करते हैं। आज हम लोगों का सबसे पहला टॉपिक रहेगा हिग्स बोसान। हिग्स बोसान क्या होता है, हम लोग इसके बारे में विस्तार पूर्वक चर्चा करेंगे। इसके बाद हम लोग जानेंगे कि सर्न क्या होता है। CERN एक प्रकार की प्रयोगशाला है यूरोप में, उसके बारे में विस्तार पूर्वक जानकारी इकट्ठी करेंगे और बाकायदा आपको सभी चीज़ों के नोट्स मिल जाएंगे। इसके बाद हम लोग का अगला टॉपिक रहेगा आकाशगंगाएँ। इसके बाद हम लोग गैलेक्सी के बारे में पढ़ेंगे कि आकाशगंगाएँ क्या होती हैं, कैसे आकाशगंगा का निर्माण हुआ है ब्रह्मांड में, सारी चीज़ों की हम लोग विस्तार पूर्वक चर्चा करने वाले हैं। इन सभी टॉपिक से अच्छे खासे वेटेज में सवाल आते हैं, मेंस में तो आता ही आता है, प्री में भी बहुत सारे सवाल इससे बनते हैं। तो हम लोगों का फ़र्ज़ ये रहेगा कि हम लोग फैक्चुअल डाटा के साथ साथ मेंस की भी तैयारी इसके साथ साथ करते रहेंगे। चलिए बिना देरी किए स्टार्ट करते हैं आज का पहला टॉपिक। आज का पहला टॉपिक है हमारा हिग्स बोसान, ठीक है। एकदम सरल से सरल शब्दों में मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा कि हिग्स बोसान क्या है। सबसे पहले इसकी डेफिनेशन पे आते हैं। यह ब्रह्मांड का मौलिक कण है। कण यानी क्या होता है, पार्टिकल। यह ब्रह्मांड का मौलिक कण है, फंडामेंटल पार्टिकल ऑफ यूनिवर्स। हिग्स बोसान क्या है, यह ब्रह्मांड का मौलिक कण है। मौलिक कण का मतलब उस कण से छोटा ब्रह्मांड में कोई भी कण मौजूद नहीं है। मौलिक कण का मतलब उस कण से छोटा ब्रह्मांड में कोई भी कण मौजूद नहीं है, उसको कहा जाता है मौलिक कण। मतलब क्या है इसका, कि जो हमारा पूरा ब्रह्मांड है, ठीक है, ब्रह्मांड में जो सबसे छोटा कण है, सबसे छोटा, जिसको इंग्लिश में गॉड पार्टिकल कहा जाता है, जिसको इंग्लिश में गॉड पार्टिकल कहा जाता है, उससे छोटा कण हमारे ब्रह्मांड में मौजूद नहीं है। और उस छोटे से कण से धीरे धीरे बहुत सारे कण बने और बढ़ते 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 हमारे पूरे ब्रह्मांड का विस्तार हुआ है। तो मौलिक कण का मतलब उस कण से छोटा ब्रह्मांड में कोई भी कण नहीं है, उसे तोड़ा नहीं जा सकता, वो इतना छोटा कण है कि उसको ब्रेक नहीं कर सकते। देखिए अभी तक हमने क्या पढ़ा था, ब्रह्मांड में सबसे छोटा कण कौन सा है। देखिए पदार्थ, पदार्थ से छोटा क्या था, अणु था। अणु से छोटा क्या था, परमाणु था। परमाणु को भी जब हम तोड़ते हैं तो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन निकलते हैं। इसके बाद हम प्रोटॉन को तोड़ते हैं, जब हम प्रोटॉन को तोड़ते हैं तब हमको मिलेगा हिग्स बोसान। ये सबसे छोटा मौलिक कण है। हिग्स बोसान एक ऐसा कण है जिसको तोड़ा नहीं जा सकता और इससे छोटा कण मौजूद में नहीं है। इसी हिग्स बोसान से मिलकर प्रोटॉन बना, न्यूट्रॉन बना, इलेक्ट्रॉन बना, फिर परमाणु बने, फिर अणु बने, फिर पदार्थ बने, फिर धीरे धीरे करते 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 हमारा पूरा ब्रह्मांड का विस्तार हुआ है। तो समझ में आ गया हिग्स बोसान क्या है।
हिग्स बोसान ब्रह्मांड का एक मौलिक कण है, एक गॉड पार्टिकल है, सबसे छोटा कण है, उससे छोटा कण कुछ भी नहीं है, जिससे धीरे धीरे आगे बढ़ते बढ़ते कई कण मिलते गए और हमारे ब्रह्मांड का विस्तार हुआ है। ठीक है, चलो। उस कण से मिलकर दुनिया भर के सारे कण बने हुए हैं। उस छोटे से कण से मिलकर दुनिया के जितने भी कण हैं वो बने हुए हैं। उसी कण को हिग्स बोसान कहते हैं। उम्मीद करता हूँ ये हिग्स बोसान क्या है आपको क्लियर हो गया होगा। ठीक है, एक बात और, इसको गॉड पार्टिकल भी कहा जाता है इंग्लिश में। इसको गॉड पार्टिकल भी कहा जाता है इंग्लिश में। एक वैज्ञानिक हुए थे जिनका नाम था लियोन लैंडरमैन। लियोन लैंडरमैन। इन्हीं ने इस हिग्स बोसान को, इस छोटे से कण को गॉड पार्टिकल का नाम दिया था। क्या नाम था इनका? लियोन लैंडरमैन। इन्होंने इस छोटे से कण को किस चीज़ का नाम दिया था? गॉड पार्टिकल का नाम दिया था इंग्लिश में। ठीक है, चलो अब देखिए क्या हुआ। दो वैज्ञानिक थे, इसी में आगे बता रहा हूँ आपको हिग्स बोसान में कि हिग्स बोसान नाम कैसे पड़ा इस कण का, वो अब मैं आपको बताता हूँ कि इस कण का नाम हिग्स बोसान कैसे पड़ा। दो वैज्ञानिक थे, एक थे पीटर हिग्स और एक थे सत्येंद्र नाथ बोस। पीटर हिग्स और सत्येंद्र नाथ बोस। तो 1964 में इन दोनों वैज्ञानिकों ने ब्रह्मांड के सबसे छोटे कण के बारे में बताया। इन्हीं दोनों वैज्ञानिकों ने, अब ये सत्येंद्र नाथ बोस जो थे ये भारत के थे। ठीक है, आप लोगों को नाम से ही लग रहा होगा। तो जो सत्येंद्र नाथ बोस जी जो थे ये भारत के थे। तो पीटर हिग्स और सत्येंद्र नाथ बोस, इन दोनों वैज्ञानिकों ने मिलकर ब्रह्मांड के सबसे छोटे कण के बारे में बताया। इन दोनों वैज्ञानिकों ने मिलकर ब्रह्मांड के सबसे छोटे कण के बारे में बताया, इसलिए इस कण का नाम हिग्स बोसान रखा गया। समझ में आ गया इसका नाम हिग्स बोसान क्यों है इस कण का? क्योंकि पीटर हिग्स और सत्येंद्र नाथ बोस, इन दोनों वैज्ञानिकों ने मिलकर ब्रह्मांड के सबसे छोटे कण के बारे में बताया, इसीलिए इस कण का नाम है हिग्स बोसान। यहाँ तक क्लियर हो तो आगे बढ़ते हैं। एक बार देख लीजिए मैंने आपको क्या क्या बताया हूँ। हिग्स बोसान यह ब्रह्मांड का एक मौलिक कण है। ये एक छोटा सा कण है ब्रह्मांड का जिसका नाम है हिग्स बोसान। इसको दो वैज्ञानिकों ने नाम दिया था, पीटर हिग्स और सत्येंद्र नाथ बोस। तो इन दोनों ने नाम दिया था हिग्स बोसान। इन्होंने बताया था कि ब्रह्मांड के सबसे छोटे कण को हिग्स बोसान कहा जाता है। इन्हीं के नाम पे पड़ा था। कब दिया था? 1964 में। चलिए अब बात करते हैं, इसके बाद कई वैज्ञानिक आए। इसके बाद क्या हुआ? कई वैज्ञानिक आए और उन्होंने इस हिग्स बोसान कंसेप्ट की जांच करने के लिए, अब क्या हुआ, जैसे कि इन्होंने संकल्पना दी, पीटर हिग्स और सत्येंद्र नाथ बोस, इन लोगों ने जैसे ही बताया हिग्स बोसान के बारे में कि ब्रह्मांड का सबसे छोटा कण जो है वो हिग्स बोसान है, तो इन्होंने अवधारणा दी। इन्होंने क्या किया? अवधारणा दी। तो इसके बाद जितने भी आगे वैज्ञानिक आए, इनके बाद जितने भी वैज्ञानिक हुए, उन सभी ने क्या किया? इसकी जांच करना शुरू कर दिया। कि उन्होंने सोचा यार देखा तो जाए कि ये कण जो है, ये हिग्स बोसान सबसे छोटा कण है भी कि नहीं है, कि इससे भी छोटा कुछ और मौजूद है। इस चीज़ की जांच करने के लिए क्या हुआ, कई वैज्ञानिक आए, उन्होंने इस हिग्स बोसान कंसेप्ट की जांच करने के लिए एक प्रयोग किया। क्या किया? एक प्रयोग किया। ये प्रयोग किया गया सर्न प्रयोगशाला में। ये प्रयोग कहाँ किया गया? सर्न प्रयोगशाला में। अब यहाँ से चालू होती है सर्न प्रयोगशाला, CERN। सर्न प्रयोगशाला यहाँ से चालू होती है। ठीक है, सर्न प्रयोगशाला कहाँ पे है? यूरोप में है। सर्न प्रयोगशाला आपको मिलेगी यूरोप में। यूरोप में भी कहाँ पे है? जेनेवा में। जेनेवा नाम का एक शहर है, वहाँ पे सर्न प्रयोगशाला है। यूरोपियन सेंटर फॉर रिसर्च। सर्न का पूरा नाम क्या है? यूरोपियन सेंटर फॉर रिसर्च। यूरोपियन सेंटर फॉर रिसर्च। इसकी स्थापना हुई थी 29 सितंबर 1954 में। इस सर्न प्रयोगशाला की जो स्थापना हुई थी, इस रिसर्च सेंटर की जो स्थापना हुई थी, ये हुई थी 29 सितंबर 1954 में। कहाँ पे हुई थी? जेनेवा में। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। इसके बाद क्या हुआ, कई वैज्ञानिक आए, उन्होंने हिग्स बोसान कंसेप्ट की जांच करने के लिए एक प्रयोग किया। कहाँ पे किया? सर्न प्रयोगशाला में। अब देखो इन लोगों ने क्या किया, वैज्ञानिकों ने सर्न प्रयोगशाला में क्या किया, 2010 में एक प्रयोग किया गया। इनको क्या सिद्ध करना है, इनको क्या देखना है कि जो ब्रह्मांड में जो प्रोटॉन से भी छोटा पार्टिकल है, हिग्स बोसान नाम पड़ा है जिसको गॉड पार्टिकल कहते हैं, इससे भी छोटा कुछ है या नहीं है, इनको ये फाइंड आउट करना है। अभी तक तो सबसे छोटा पार्टिकल प्रोटॉन था। प्रोटॉन को भी ये क्या करेंगे, दो प्रोटॉन को आपस में
टकराव करवाएंगे इनका, और दो प्रोटॉन जब आपस में टकराएंगे तब ये इनका विखंडन होगा, तब ये देखेंगे कि इससे भी कोई छोटा पार्टिकल है या नहीं है। ठीक है, तो ये प्रयोग 2010 में चालू हुआ और 2 साल तक ये प्रयोग चलता रहा। ठीक है, इसमें एक मशीन थी जिसका नाम था LHC मशीन, लार्ज हैड्रॉन कॉरिडोर मशीन। कौन सी मशीन थी? लार्ज हैड्रॉन कॉरिडोर मशीन। इसमें ये पूरी रिसर्च की गई 2 साल तक। इसमें क्या किया गया, प्रोटॉन की प्रोटॉन से टक्कर कराई गई। प्रोटॉन का एक पार्टिकल लिया गया और दूसरे प्रोटॉन का पार्टिकल लिया गया और इनको 2 साल तक लगातार इनकी टक्कर कराई गई, और 2 साल तक प्रयोग होने के बाद प्रोटॉन से प्रोटॉन की टक्कर कराई गई, और 2 साल तक प्रयोग होने के बाद 2012 में 2 साल तक प्रयोग होने के बाद 2012 में इसका परिणाम आया। 2012 में इसका परिणाम आया और वैज्ञानिकों को एक नया तत्व की प्राप्ति हुई। ठीक है, 2 साल तक उन्होंने क्या किया, प्रयोग किया, प्रोटॉन से प्रोटॉन की टक्कर कराई, और उसके बाद वैज्ञानिकों को एक नए तत्व की प्राप्ति हुई। वैज्ञानिकों को एक नए तत्व की प्राप्ति हुई, लेकिन वो भी मौलिक कण नहीं था। मतलब प्रोटॉन से प्रोटॉन की टक्कर कराने में एक नया पार्टिकल तो बना, एक नया पार्टिकल, एक नए तत्व की प्राप्ति तो हुई, लेकिन वो भी गॉड पार्टिकल नहीं था। मतलब हिग्स बोसान पार्टिकल तक नहीं पहुंच पाए थे उन लोग, क्योंकि उनको जो पार्टिकल मिला था वो और ज़्यादा टूट सकता था। और हिग्स बोसान क्या है? ये ब्रह्मांड का एक मौलिक कण है, एकदम आखिरी पार्टिकल है, एकदम सबसे छोटा पार्टिकल है जिसको तोड़ा नहीं जा सकता। तो वैज्ञानिकों को 2 साल तक इसका रिसर्च करने के बाद क्या मिला, उनको एक मौलिक तत्व मिला, एक तत्व मिला, एक पार्टिकल मिला, लेकिन उसको भी और तोड़ा जा सकता है। मतलब ये अभी भी उस आखिरी बिंदु तक नहीं पहुंच पाए थे, उस एक सबसे छोटे से छोटे पार्टिकल तक नहीं पहुंच पाए थे प्रयोग करने के बाद भी, जिसको हिग्स बोसान कहा जाता है। ठीक है, मतलब प्रोटॉन तो टूटा, प्रोटॉन से जब प्रोटॉन की टक्कर कराई गई तो प्रोटॉन तो टूटा, और हमें जो कण मिला वो और भी अभी टूटा जा सकता था। हमको जो कण मिला वो और भी टूटा जा सकता था, इसलिए अभी तक उस आखिरी कण तक नहीं पहुंच पाए वैज्ञानिक, और उसकी खोज लगातार जारी है। 2025 में संभवतः फिर से इसका प्रयोग किया जाएगा LHC मशीनों में, और फिर से प्रोटॉन से प्रोटॉन की टक्कर कराई जाएगी और उस आखिरी कण तक पहुंचने का प्रयास किया जाएगा, जो ना टूट सकता है ना कुछ हो सकता है, ब्रह्मांड का वो आखिरी कण है। ये बात आपको ध्यान रखनी है। अब यहाँ पे याद करने लायक चीज़ें क्या क्या है आपको वो बता दे रहा हूँ मैं। हिग्स और बोसान नाम के 2 व्यक्ति हुए, 2 वैज्ञानिक हुए। जो हिग्स का नाम था, पूरा नाम था पीटर हिग्स था, और बोसान जो थे उनका पूरा नाम था सत्येंद्र नाथ बोस। सत्येंद्र नाथ बोस जो थे ये हमारे भारत के थे। अब इन दोनों वैज्ञानिकों ने 1964 में मिलकर एक बात कही। इन दोनों वैज्ञानिकों ने क्या बताया कि इन दोनों वैज्ञानिकों ने ब्रह्मांड के सबसे छोटे कण के बारे में बताया, और सबसे छोटे कण का क्या नाम रख दिया? हिग्स बोसान नाम रख दिया। इन्होंने उसका प्रयोग किया तो इन्होंने अपने नाम पर छोटे से कण का नाम रख दिया। ठीक है, इसके बाद क्या हुआ, इसके बाद कई प्रकार के वैज्ञानिक आए और उन्होंने इस हिग्स बोसान नाम के कंसेप्ट पे आगे रिसर्च करी, और इन लोगों ने क्या किया, सर्न नाम की प्रयोगशाला में, सर्न नाम की प्रयोगशाला CERN नाम है इसका। ठीक है, इसकी प्रयोगशाला में क्या किया, 2 पार्टिकल लिए प्रोटॉन के, और 2 साल तक लगातार इनका टकराव कराया गया, दोनों की टक्कर कराई गई, और उसके बाद जो हमको उन दोनों की टक्कर कराने से जो तत्व मिला है, उन दोनों की टक्कर कराने से जो हमको तत्व मिला है वो भी हिग्स बोसान पार्टिकल तक हम नहीं पहुंच पाए अभी, है ना। मतलब सबसे आखिरी कण तक हम ब्रह्मांड के नहीं पहुंच पाए। तो 2 साल तक ये प्रयोग चला। ये प्रयोग चालू हुआ 2010 में, और 2012 तक ये प्रयोग चला है। इसके बाद गॉड पार्टिकल, जो उस कण का नाम गॉड पार्टिकल है, वो नाम किसने दिया? लियोन लैंडरमैन ने वो नाम दिया है। ये बात आपको ध्यान रखनी है कि लियोन लैंडरमैन नाम के व्यक्ति थे, इन्होंने गॉड पार्टिकल नाम दिया है मौलिक कण का। इसके बाद सर्न का फुल फॉर्म क्या होता है? यूरोपियन सेंटर फॉर रिसर्च। अब ये सर्न क्या है, यूरोपीय भाषा में लिखा है, तो हम लोग इसका हिंदी में अनुवाद क्या करेंगे? यूरोपियन सेंटर फॉर रिसर्च, यूरोपियन सेंटर फॉर रिसर्च। और ये जो सर्न है, CERN सर्न है, ये कण भौतिक यानी पार्टिकल फिजिक्स की सबसे बड़ी प्रयोगशाला है पूरी दुनिया में। एक सब्जेक्ट है कण भौतिक यानी पार्टिकल फिजिक्स, इसकी सबसे बड़ी प्रयोगशाला है यूरोप में, इतना आपको ध्यान रखना है। इसके बाद आपको ये भी ध्यान रखना है कि इसकी स्थापना कब हुई थी। इस सर्न की स्थापना हुई थी 29 सितंबर 1954 में। सारी चीज़ें आपको नोट्स में बाकायदा प्रोवाइड कर दी जाएंगी। तो इसकी स्थापना हुई थी 29 सितंबर 1954 में जेनेवा में। जेनेवा कहाँ है? यूरोप में, स्विट्ज़रलैंड में। ठीक है, जेनेवा कहाँ है? यूरोप में, स्विट्ज़रलैंड में। इसके बाद भारत इसका सदस्य कब बना? तो 2017 में भारत इसका सहायक सदस्य बन गया। सर्न का भारत
सहायक सदस्य कब बना? 2017 में भारत इसका सहायक सदस्य बन गया। ये बात आपको ध्यान रखनी है। चलिए अब हम लोग बात करते हैं आकाशगंगाओं की। अब हम लोग बात करते हैं आकाशगंगाओं की। हमारा अगला टॉपिक जो रहेगा वो रहेगा आकाशगंगाएं। आकाशगंगा का मतलब होता है गैलेक्सी। आकाशगंगा का मतलब होता है इंग्लिश में गैलेक्सी। तो आकाशगंगा की सबसे पहले हम डेफिनेशन की बात करते हैं। तारे, बादल एवं धूल। तारे, बादल एवं धूल के कणों के समूह को, तारों के, बादल के एवं धूल के, एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूँ मैं, तारों के, बहुत सारे अनेकों अनेक तारों के, बादलों के और धूल के कणों के समूह को, इन तीनों के समूह को आकाशगंगा कहा जाता है। तारों के, बादल के एवं धूल के कणों के समूह को आकाशगंगा कहा जाता है। सिंपल सी डेफिनेशन। आकाशगंगा में असंख्य तारे, बादल एवं धूल के कण देखने को मिलेंगे। आकाशगंगा क्या है? इसमें अनेकों अनेक तारे हैं, अनेकों अनेक बादल हैं और अनेकों अनेक धूल के कण हैं। इन तीनों चीज़ों से मिला के जो बनी है उसको आकाशगंगा कहा जाता है। ठीक है, इन तीनों से मिला के जो चीज़ बनी है उसको आकाशगंगा कहा जाता है। चलिए इसको और विस्तार से जानते हैं। हर एक तारे का अपना एक मंडल होता है। हर एक तारे का अपना एक मंडल होता है जिसको हम लोग सौरमंडल कहते हैं। हर एक प्रत्येक तारे का अपना एक मंडल होता है, उसको हम लोग सौरमंडल कहते हैं। हर सौरमंडल में अनंत प्रकार के ग्रह, उपग्रह, उल्कापिंड और धूमकेतु मौजूद होते हैं। हर सौरमंडल में अनंत ग्रह, उपग्रह, उल्कापिंड एवं धूमकेतु मौजूद होते हैं। एक आकाशगंगा में सब कुछ देखने को मिलता है। एक आकाशगंगा में ये सभी चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी। देखिए डेफिनेशन पे आइए, मैंने क्या बताया था आपको। आकाशगंगा क्या है? असंख्य तारे, मतलब जिनकी गिनती नहीं की जा सकती, इतने तारों का, बादलों का और धूल के कणों का एक समूह को आकाशगंगा कहते हैं। मतलब एक आकाशगंगा के अंदर आपके अत्यंत तारे होंगे, अनंत तारे होंगे, अनंत बादल होंगे, अनंत धूल के कण होंगे। उन सभी को मिला के एक आकाशगंगा बनाई जाती है। अब उन अनंत तारों में से एक तारे का, हर तारे का अपना एक मंडल होता है। उन अनंत तारों में से हर एक प्रत्येक तारे का अपना एक मंडल होता है जिसको हम सौरमंडल कहते हैं। और सौरमंडल में अनंत प्रकार के ग्रह, उपग्रह, उल्कापिंड और धूमकेतु पाए जाते हैं। एक आकाशगंगा में ये सब कुछ देखने को आपको मिलेंगे। मतलब देखिए आकाशगंगा कितनी बड़ी है। आकाशगंगा के अंदर क्या क्या आ गया? देखिए एक बड़ी आकाशगंगा के अंदर असंख्य तारे आ गए, असंख्य बादल आ गए, असंख्य धूल के कण आ गए। अब उन असंख्य तारों में से हर एक प्रत्येक तारे का, हर एक तारे का अपना एक मंडल होगा जिसको सौरमंडल कहेंगे। मतलब हर एक तारे का अपना एक सौरमंडल है और हर सौरमंडल के अपने ग्रह, उपग्रह अलग अलग हैं। ठीक है, इन्हीं आकाशगंगाओं में से एक तारा है हमारा सूर्य। इन्हीं आकाशगंगाओं के अंदर असंख्य तारों में से हमारा एक तारा है जिसको हम सूर्य कहते हैं। उसका अपना एक मंडल है जिसको हम लोग सौरमंडल कहते हैं। उसमें हमारे अनंत अनंत ग्रह हैं, है ना। मरकरी, वीनस, अर्थ, मार्स, ये जब हमारे ग्रह हैं, बुध, शुक्र, पृथ्वी, बृहस्पति, ये सब हमारे ग्रह हैं जिसमें हम लोग पृथ्वी में निवास करते हैं। तो ऐसे हजारों सौरमंडल हैं, ऐसे हजारों तारे हैं, ऐसे हजारों बादल हैं, ऐसे हजारों धूल हैं। किसमें? एक पूरे पूरे सौरमंडल में। एक पूरे सौरमंडल में हजारों तारे हैं, हजारों सौरमंडल हैं, हजारों बादल हैं, हजारों धूल के कण मौजूद हैं। इतना बड़ा होता है एक आकाशगंगा। और ऐसी कई आकाशगंगाओं को मिला के, ऐसी कई आकाशगंगाओं को मिला के एक ब्रह्मांड बना जाता है। ऐसी कई आकाशगंगाओं को मिला के एक ब्रह्मांड बनता है। ठीक है, तो अब आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि हमारा ब्रह्मांड कितना विशाल है ना। एक ही आकाशगंगा को देख लो, इतनी बड़ी है। ऐसी कितनी सारी आकाशगंगा हैं, अरबों आकाशगंगा हैं, और ऐसी अरबों आकाशगंगाओं को मिला के एक ब्रह्मांड बनता है। चलिए, उम्मीद करता हूँ आकाशगंगा क्या होती है आपको समझ में आ गई होगी। एक बार शॉर्ट में बताता हूँ, जल्दी जल्दी हमने क्या पढ़ा। आकाशगंगा में हमने देखा एक आकाशगंगा के अंदर हजारों तारे होते हैं, हजारों बादल होते हैं, हजारों धूल होते हैं। इन सब के समूह को क्या कहते हैं? आकाशगंगा कहते हैं। और हर एक तारे का अपना एक सौरमंडल होता है और हर सौरमंडल के अपने ग्रह होते हैं। तो ऐसे हजारों तारे हैं, हजारों सौरमंडल हैं एक आकाशगंगा में, और ऐसी कई हजारों आकाशगंगा मिला के एक ब्रह्मांड की उत्पत्ति होती है, एक ब्रह्मांड बनता है। अब देखिए, ब्रह्मांड में लगभग 100 अरब आकाशगंगाएं हैं। ब्रह्मांड में लगभग 100 अरब आकाशगंगाएं हैं, ऐसा अनुमान है कि ब्रह्मांड में लगभग 100 अरब आकाशगंगाएं हैं। ठीक है, आकाशगंगाओं में 98% तारे होते हैं, 98% तारे होते हैं और 2% गैस और धूल के कण होते हैं।
98% तारे होते हैं आकाशगंगाओं में और 2% क्या होते हैं, गैस और धूल के कण मौजूद होते हैं। जो हमारी आकाशगंगा है, जिस आकाशगंगा में हम रहते हैं, जहाँ पे हमारा तारा है, हमारा सूर्य है, तो वो आकाशगंगा का नाम है दुग्ध मेखला। हमारी आकाशगंगा का नाम है दुग्ध मेखला, जिसको मिल्की वे कहा जाता है। हमारी आकाशगंगा का नाम क्या है, दुग्ध मेखला, जिसको मिल्की वे कहा जाता है। हमारी आकाशगंगा से निकट, हमारी आकाशगंगा के पास में एक और आकाशगंगा है। हमारी आकाशगंगा के पास में एक और आकाशगंगा है जिसको एंड्रोमेडा कहा जाता है, जिसको एंड्रोमेडा कहा जाता है, ठीक है, जिसका दूसरा नाम है देवयानी, देवयानी जिसका दूसरा नाम है। तो हमारी आकाशगंगा का नाम अगर पूछेगा तो आपको क्या बताना है, दुग्ध मेखला यानी मिल्की वे, ठीक है। और हमारे निकटतम, हमारे सबसे पास में जो आकाशगंगा है उसका नाम क्या है, एंड्रोमेडा, जिसको हिंदी में देवयानी कहा जाता है। ये बात आपको ध्यान रखनी है। इसके बाद हम लोग बात करते हैं आकाशगंगाओं के प्रकार की। इसके बाद हम लोग बात करते हैं आकाशगंगाओं के प्रकार की, कि कितने प्रकार की आकाशगंगाएं मौजूद हैं, कितने प्रकार की आकाशगंगाएं मौजूद हैं पूरे ब्रह्मांड में। तो 3 प्रकार की आकाशगंगाएं आपको देखने मिलेंगी पूरे ब्रह्मांड में, 3 प्रकार की। पहला प्रकार है अनियमित आकाशगंगाएं। पहला प्रकार है अनियमित आकाशगंगाएं। ये केवल पूरे ब्रह्मांड में 3% पाई जाती हैं। पूरे ब्रह्मांड का 3% जो पार्ट है ये है अनियमित आकाशगंगाएं। अनियमित का अर्थ होता है ऐसी आकाशगंगाएं जिसका कोई निश्चित आकार नहीं होता। ऐसी आकाशगंगाएं जिसका कोई निश्चित आकार नहीं होता उसको कहा जाता है अनियमित यानी इर्रेगुलर, इर्रेगुलर गैलेक्सीज यानी अनियमित आकाशगंगाएं। दूसरी हम बात करते हैं दीर्घवृत्ताकार आकाशगंगाएं, इलिप्टिकल गैलेक्सीज, दीर्घवृत्ताकार आकाशगंगाएं। पूरे ब्रह्मांड में 17% दीर्घवृत्ताकार आकाशगंगाएं पाई जाती हैं। अनियमित कितनी है, 3%। दीर्घवृत्ताकार कितनी है, 17%, जिसको इलिप्टिकल गैलेक्सीज कहा जाता है। और तीसरी है सर्पिलाकार, सर्पिलाकार आकाशगंगाएं, मतलब स्पाइरल आकाशगंगाएं, स्पाइरल गैलेक्सी। ये जो है सबसे ज़्यादा ब्रह्मांड में पाई जाती है। तीसरी है सर्पिलाकार आकाशगंगाएं, तीसरी है सर्पिलाकार आकाशगंगाएं। ये सबसे ज़्यादा पाई जाती है पूरे ब्रह्मांड में, 80%। इसको इंग्लिश में कहते हैं स्पाइरल गैलेक्सीज, इसको इंग्लिश में कहते हैं स्पाइरल गैलेक्सीज, ठीक है। अब देखिए हम लोग मेंस का टॉपिक पढ़ रहे हैं तो हम लोगों को डिटेल में चीज़ों को पढ़ना पड़ेगा, बहुत ज़्यादा डीप उतरते हुए विस्तार से सारी चीज़ों को जानना पड़ेगा। तो कोशिश यही करेंगे कि जितना डीप से डीप हो सके हम लोग पढ़ेंगे, क्योंकि एग्ज़ाम में आती हैं चीज़ें। सीधे सीधे पूछ लेगा कि आप जिस आकाशगंगा में रहते हो वो कौन सी आकाशगंगा है, अनियमित, दीर्घवृत्ताकार या फिर सर्पिलाकार। तो हम जो आकाशगंगा में रहते हैं वो है सर्पिलाकार, जो कि 80% है पूरे ब्रह्मांड में। तो पृथ्वी जिस आकाशगंगा में है, सूर्य जिस आकाशगंगा में है, वो है सर्पिलाकार आकाशगंगा। तो पूरे ब्रह्मांड में 3% अनियमित आकाशगंगाएं होती हैं, 17% दीर्घवृत्ताकार आकाशगंगाएं होती हैं, दीर्घवृत्तीय आकाशगंगाएं होती हैं, और 80% सर्पिलाकार आकाशगंगाएं होती हैं। हमारी आकाशगंगा सर्पिलाकार है और सूर्य इसके केंद्र से काफ़ी दूर है। मतलब ये जो जितनी बड़ी हमारी आकाशगंगा है ना, इसमें आपको पता है हज़ारों तारे हैं, जिसमें से सूर्य भी एक तारा है। तो ये कहाँ पे है, इस आकाशगंगा के केंद्र से बहुत ज़्यादा दूर में हमारा सूर्य है, और सूर्य का एक जो मंडल है, सौर मंडल, जिसमें हम लोग रहते हैं। उम्मीद कर रहा हूँ आपको बातें समझ में आ रही होंगी कि हम जिस आकाशगंगा में रहते हैं उस आकाशगंगा में हज़ारों तारे हैं, हज़ारों तारे हैं। और जो सूर्य है, सूर्य भी एक प्रकार का तारा है, लेकिन सूर्य उस केंद्र से बहुत ज़्यादा दूर है। किस केंद्र से, आकाशगंगा के केंद्र से बहुत ज़्यादा दूर है, और उसका अपना एक मंडल है जिसको सौर मंडल कहते हैं, और उसमें बहुत सारे ग्रह हैं, जिसमें से एक पृथ्वी है जहाँ हम रहते हैं। तो हमारी आकाशगंगा सर्पिलाकार है, हमारी आकाशगंगा को दुग्ध मेखला बोला जाता है, और सूर्य इसके केंद्र से काफ़ी ज़्यादा दूर पे है, सूर्य इसके केंद्र से काफ़ी ज़्यादा दूरी में है। ये बात आपको तीनों चीज़ें ध्यान रखनी है। तीनों चीज़ें फैक्चुअल डाटा के रूप में आपसे कोई भी सवाल पूछ सकता है किसी भी एग्ज़ाम में, तो आपको ये चीज़ें पता होनी चाहिए कि सूर्य जो है
हमारी आकाशगंगा में केंद्र से बहुत ज़्यादा दूर है। हमारी आकाशगंगा को दुग्ध मेखला यानी मिल्की वे कहा जाता है। हमारी आकाशगंगा के पास एक और आकाशगंगा है जिसका नाम एंड्रोमेडा है, जिसको हिंदी में देवयानी कहा जाता है। और हमारी आकाशगंगा कैसी है? सर्पिलाकार यानी स्पाइरल है। ठीक है, ये देखिए इस प्रकार स्पाइरल है। आपको डायग्राम में दिख रहा होगा कि स्पाइरल कैसी होती है, अनियमित कैसी होती है और दीर्घवृत्ताकार कैसी होती है। सर्पिलाकार, दीर्घवृत्ताकार और अनियमित आकाशगंगाएं कैसी होती हैं। तो हम जिस आकाशगंगा में रहते हैं मिल्की वे में, वो है सर्पिलाकार। और ब्रह्मांड की 80% आकाशगंगाएं कैसी हैं? सर्पिलाकार आकाशगंगाएं हैं। ये बात आपको ध्यान रखनी है। चलिए अब हम लोग बात करते हैं नेबुला की। हमारा जो अगला टॉपिक है वो है नेबुला। ठीक है, इसी यूनिवर्स के अंतर्गत एक टॉपिक आएगा जिसका नाम है नेबुला। नेबुला का क्या अर्थ होता है, क्या मीनिंग होता है, इसको समझते हैं विस्तार से। पहले तो चलिए अब हम लोग बात करेंगे नेबुला की। नेबुला मतलब क्या होता है? नेबुला को हिंदी में कहा जाता है निहारिका। नेबुला को हिंदी में क्या कहा जाता है? निहारिका। संस्कृत का एक शब्द है निहार। संस्कृत का एक शब्द निहार, इसका अर्थ होता है कोहरा। संस्कृत का एक शब्द निहार, संस्कृत का एक शब्द निहार, इसका अर्थ होता है कोहरा। इसका अर्थ होता है कोहरा। इसलिए आकाश में कोहरे या धुएं की तरह नज़र आने वाली इसलिए आकाश में कोहरे और धुएं की तरह नज़र आने वाली प्रकाश पुंज को क्या कहा जाता है? निहारिका यानी नेबुला कहा जाता है। इसको मैं और आपको विस्तार से डिटेल में समझाता हूँ, इसको सरल भाषा में समझाता हूँ कि यह एक अत्यधिक प्रकाशमान आकाशीय पिंड है। नेबुला क्या है? एक अत्यधिक प्रकाश जहाँ से निकलता हो, अत्यधिक प्रकाशमान आकाशीय पिंड है। आकाश में एक पिंड है जो अत्यधिक प्रकाशमान है, जो कि गैसों एवं धूल के कणों से मिलकर बनता है। किस चीज़ों से बनता है ये नेबुला यानी निहारिका? ये गैसों और धूल के कणों से मिलकर बनता है। देखिए ब्रह्मांड में गैस और धूल के कणों से मिलकर बना एक बहुत बड़ा बादल नेबुला कहलाता है। क्लियर? ब्रह्मांड में गैसों और धूल के कणों से मिलकर बना हुआ एक बहुत बड़ा बादल क्या कहलाता है? नेबुला यानी निहारिका कहलाता है। मतलब ब्रह्मांड में गैसों और धूलों के कणों से मिलकर जो एक बहुत बड़ा बादल बनता है उसको कहते हैं निहारिका यानी नेबुला। ठीक है, यहाँ बहुत सारे धूल के कण हैं। निहारिका में क्या है? बहुत सारे धूल के कण हैं जो आपस में एक दूसरे से टकराते हैं। नेबुला में बहुत सारे धूल के कण हैं जो आपस में एक दूसरे से टकराते हैं। इसी वजह से यहाँ बहुत ज़्यादा प्रकाश दिखाई देता है। इसी वजह से जब वो धूल के कण जो है आपस में टकराते हैं, उन टकराने की वजह से क्या होता है? यहाँ पे बहुत ज़्यादा एक ऊर्जा उत्पन्न होती है और प्रकाश दिखाई देता है, लाइट दिखाई देती है। टकराने से क्या है? लाइट निकलती है, ऊर्जा निकलती है, प्रकाश निकलता है। तो यहाँ बहुत सारे धूल के कण हैं जो आपस में एक दूसरे से टकरा के बादल बनाते हैं, और उसी बादल को क्या कहते हैं? नेबुला कहते हैं। और वो एक प्रकाशमान है। मतलब जब दो कण आपस में टकराते हैं तो उससे लाइट ऊर्जा निकलती है, इस वजह से वो प्रकाशमान दिखाई देते हैं हमको। ठीक है, उम्मीद करता हूँ ये नेबुला आपको समझ में आ गया होगा। डेफिनेशन पे आइए एक बार। यह एक अत्यधिक प्रकाशमान आकाशीय पिंड है जो कि गैस एवं धूल के कणों से मिलकर बना है। चलिए अब हमारी आकाशगंगा का सबसे ठंडा और चमकीला, हमारी आकाशगंगा का सबसे ठंडा, सबसे शीतल और चमकीला बादल, हमारी आकाशगंगा का सबसे ठंडा और सबसे चमकीला बादल कौन सा है? आर्यन नेबुला। इसका नाम है आर्यन नेबुला। हमारी आकाशगंगा जो है मिल्की वे, उसमें सबसे ठंडा और सबसे चमकीला बादल का नाम है आर्यन नेबुला यानी आर्यन निहारिका। आर्यन निहारिका, ये बात आपको ध्यान रखनी है। यहाँ से फैक्चुअल डाटा बन जाएगा कि हमारी आकाशगंगा मिल्की वे जो है ना, दुग्ध मेखला, तो इसका सबसे ठंडा और सबसे चमकीला बादल यानी सबसे चमकीला नेबुला कौन सा है? तो इसका नाम है आर्यन नेबुला। नेबुला कुछ नहीं, एक नेबुला यानी निहारिका। निहारिका यानी कोहरे का एक बादल है जो प्रकाशमान है, चमकता है, बस इसको कहते हैं नेबुला। दैट्स इट। क्या बोला मैंने कि नेबुला यानी निहारिका क्या होता है? आकाश में एक चमकता हुआ बादल है जो कि गैस और धूल से बना है, उसको नेबुला कहते हैं, निहारिका कहते हैं। दैट्स इट। कुछ एक आध बातें ध्यान रखनी है आपको यहाँ पे। जैसे 1609 में सबसे पहली बार दूरबीन का प्रयोग किसने किया था? गैलीलियो ने किया था। गैलीलियो नाम के एक वैज्ञानिक थे जिन्होंने 1609 में
सबसे पहले दूरबीन का प्रयोग किया था? ये छोटी सी बेसिक सी बात आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। चलिए, तो ये आपका यहाँ पे नेबुला यानी निहारिका का समाप्त होता है। चलिए अब हम लोग बात करते हैं, इसके बाद जो हम लोग को अगला टॉपिक पढ़ना है वो है तारे, ठीक है। इसके बाद जो हमारा अगला टॉपिक रहेगा वो है तारे। लेकिन तारे को पढ़ने से पहले, तारों को पढ़ने से पहले, स्टार्स को पढ़ने से पहले हमको एक बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ जाननी है, जिसको हम लोग जानेंगे उसके बाद हम तारे को पढ़ पाएंगे। उससे हमको तारों को पढ़ने में बहुत ज़्यादा आसानी होगी, ठीक है। क्या चीज़ है वो? इसका नाम है नाभिकीय अभिक्रियाएं। देखिए, नाभिकीय अभिक्रियाएं मतलब क्या होती हैं? नाभिकीय अभिक्रियाएं दो प्रकार की होती है। सबसे पहले तो आपको ये बात पता होनी चाहिए कि नाभिकीय अभिक्रियाएं जो होती हैं ये दो प्रकार की होती हैं। सबसे पहला होता है नाभिकीय विखंडन। सबसे पहले होता है नाभिकीय विखंडन, इसके बाद होता है नाभिकीय संलयन, इसके बाद होता है नाभिकीय संलयन। तो ये दो प्रकार की अभिक्रियाएं होती हैं। सबसे पहली कौन सी है? नाभिकीय विखंडन, और दूसरी है नाभिकीय संलयन। नाभिकीय विखंडन को इंग्लिश में कहा जाता है न्यूक्लियर फिजन। नाभिकीय विखंडन को इंग्लिश में कहा जाता है न्यूक्लियर फिजन, और नाभिकीय संलयन को इंग्लिश में कहा जाता है न्यूक्लियर फ्यूज़न। फिजन और फ्यूज़न, इन दोनों में आपको अंतर स्पष्ट होना चाहिए। तो जो नाभिकीय विखंडन है, न्यूक्लियर फिजन है, देखिए विखंडन से आपको साफ साफ समझ में आ रहा है कि विखंडन यानी टुकड़ों में टूटना, उसका विखंड होना, खंड खंड होना, विखंड होना, ठीक है। तो टुकड़ों में टूटना यानी विखंडन। तो देखिए क्या होता है, जब एक अणु दो अलग अलग भागों में टूटता है, एकदम सरल और आसान भाषा में मैं आपको बता रहा हूँ कि जब एक अणु दो या दो से अलग अलग भागों में टूटता है, जब एक अणु दो या दो से अलग अलग भागों में टूटता है तो इसको कहा जाता है विखंडन होना। इसी को कहा जाता है नाभिकीय विखंडन। जब एक अणु, जैसा कि आप इमेज में देख रहे हैं, जैसा कि आप फोटो में देख रहे हैं, जैसे एक अणु जब दो या दो से अलग अलग भागों में टूटता है तो उसको कहा जाता है नाभिकीय विखंडन। इसका उदाहरण मैं आपको देता हूँ किन किन चीज़ों में उपयोग किया जाता है ये। इसका प्रयोग किया जाता है परमाणु बम में, बिजली में, और बहुत सारी न्यूक्लियर पावर प्लांट्स में, ठीक है। न्यूक्लियर पावर प्लांट्स में, परमाणु में, बिजली में इसका प्रयोग किया जाता है। किसका? नाभिकीय विखंडन का। नाभिकीय विखंडन का अर्थ क्या होता है? जब एक अणु दो या दो से अलग अलग भागों में टूटता है तो उसको कहा जाता है नाभिकीय विखंडन। तो ये बात आपको यहाँ से ध्यान रखनी है। इसके बाद हम बात करते हैं नाभिकीय संलयन। नाभिकीय संलयन क्या होता है? जब दो अलग अलग अणु, ये जस्ट उसका अपोजिट है, ठीक है। जब दो अलग अलग अणु मिलकर एक अणु बनाते हैं, जब दो अलग अलग अणु मिलकर एक अणु बनाते हैं तो उसको कहा जाता है नाभिकीय संलयन, ठीक है। उसमें इतनी ऊर्जा होती है कि दो अलग अलग अणु मिलकर एक अणु बना देते हैं, मतलब दो जुड़ के एक बना देते हैं, तो उसको कहा जाता है नाभिकीय संलयन। स्पष्ट हो गया आपको? जैसा कि आप डायग्राम में देख रहे हैं कि ये दो अणु मिलके एक अणु बना रहे हैं तो इसको कहेंगे नाभिकीय संलयन। संलयन यानी जुड़ना, दो जुड़ के एक बन रहा है। और विखंडन मतलब क्या होता था? खंड होना, उनका टूटना। तो जैसे एक अणु टूट के दो बन रहे हैं उसको कहते हैं विखंडन, और जब दो मिलके एक बन रहे हैं तो उसको कहते हैं संलयन। ये बेसिक सी चीज़ आपको पता होनी चाहिए कि नाभिकीय विखंडन मतलब क्या होता है, नाभिकीय संलयन मतलब क्या होता है। अब देखिए, जो नाभिकीय विखंडन है ये मैंने आपको बता दिया। इसका उदाहरण ये परमाणु बम में, बिजली बनाने में, जितनी भी नाभिकीय क्रियाएं होती हैं उसमें इसका उपयोग किया जाता है। लेकिन नाभिकीय संलयन का उपयोग कहाँ पे किया जाता है? नाभिकीय संलयन का बेस्ट उदाहरण कौन सा है? इसका उदाहरण है तारे और सूर्य। सूर्य भी एक प्रकार का तारा ही है। तो तारे और सूर्य इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल है। कैसे है? देखिए, इसमें क्या होता है, दो हाइड्रोजन के एटम मिलके, दो हाइड्रोजन के अणु मिलके एक हीलियम बनाते हैं। दो हाइड्रोजन के एटम मिलके एक हीलियम बनाते हैं। जब यह प्रक्रिया होती है, जब दो हाइड्रोजन मिलकर हीलियम बनाते हैं
तो इस संलयन की प्रक्रिया में इतनी ऊर्जा निकलती है, यही एक बहुत बड़ा कारण है कि सूर्य एवं तारे प्रकाशमान्य होते हैं। मतलब सूर्य एवं तारों में खुद का प्रकाश होता है। हमने बचपन में 6वीं क्लास में पढ़ा था कि तारे जो हैं, सूर्य जो हैं, तारे जो हैं, ये खुद की ऊर्जा से चमकते हैं। तारों के पास खुद की ऊर्जा होती है, जबकि ग्रहों के पास खुद की ऊर्जा नहीं होती, खुद का प्रकाश नहीं होता। वे क्या करते हैं, तारे के प्रकाश से प्रकाशमान होते हैं। हमने 6वीं क्लास में पढ़ा था ना। और सिंप्लीफाई करता हूँ चलो आपके लिए। जो आपके तारे होते हैं उनके पास खुद की रोशनी होती है, लेकिन जो आपके ग्रह होते हैं उनके पास खुद की रोशनी नहीं होती। जो आपके तारे होते हैं खुद की रोशनी से चमकते हैं, लेकिन जो आपके ग्रह हैं, ग्रह हो गए, उपग्रह हो गए, ये दूसरे की रोशनी से चमकते हैं। ये तारों की रोशनी से प्रकाशमान होते हैं, चमकते हैं, उनको ग्रह कहते हैं। तो देखिए, तारों में क्या होता है, नाभिकीय संलयन की प्रक्रिया होती है। संलयन मतलब क्या होता है, 2 हाइड्रोजन के एटम मिलकर एक हीलियम बनाते हैं। तो जब ये प्रक्रिया होती है तो इनमें से इतनी ऊर्जा निकलती है और बहुत ज़्यादा प्रकाश निकलता है। 2 हाइड्रोजन मिलकर हीलियम बनाएंगे तो क्या होगा, बहुत ज़्यादा प्रकाश निकलेगा। आज ये सूर्य किस चीज़ का बना है, हाइड्रोजन हीलियम का तो बना है ना। तो जितनी भी ये प्रक्रियाएं होती हैं, इसमें क्या होता है, 2 हाइड्रोजन मिलकर एक हीलियम बनाते हैं। इसी वजह से इसमें ऊर्जा निकलती है, प्रकाश निकलता है। इसी कारण तारे जो होते हैं, सूर्य जो होता है, ये खुद की रोशनी होती है, इनके पास खुद का प्रकाश होता है इनके पास। अगर इनमें नाभिकीय संलयन नहीं होता तो तारों में भी ऊर्जा नहीं होती और प्रकाश नहीं होता, और हमारे धरती पर भी जीवन संभव नहीं होता, क्योंकि रोशनी ही नहीं रहती, सूर्य ही नहीं रहता, ये संलयन की प्रक्रिया ही नहीं होती, है ना। तो प्रकाश नहीं रहता तो पृथ्वी पर जीवन असंभव हो जाता। ठीक है, पृथ्वी पर जीवन असंभव हो जाता। तो ये बात आपको उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे से समझ में आई होगी कि मैंने आपको क्या बताया, नाभिकीय अभिक्रियाएं क्या होती हैं। 2 प्रकार की होती हैं, एक होती है नाभिकीय विखंडन, एक होती है नाभिकीय संलयन। नाभिकीय विखंडन में क्या होता है, एक अणु 2 अलग अलग भागों में टूट जाते हैं, उनको नाभिकीय विखंडन कहते हैं। और जब 2 अणु आपस में मिलकर एक अणु बनाते हैं तो उसको कहा जाता है नाभिकीय संलयन। नाभिकीय विखंडन परमाणु बम, बिजली और न्यूक्लियर में जितनी भी क्रियाएं होती हैं, नाभिकीय क्रियाएं, उनमें प्रयोग किया जाता है। लेकिन नाभिकीय संलयन का उदाहरण है सूर्य और तारे। 2 एटम मिलकर एक एटम बनाते हैं। तो इसमें क्या होता है कि जब ये प्रक्रिया होती है, 2 हाइड्रोजन मिलकर एक हीलियम बन रहा है, तो इसमें बहुत ज़्यादा ऊर्जा निकलती है और प्रकाश निकलता है। और यही एक बहुत बड़ा कारण है कि तारों के पास प्रकाश होता है खुद का, और सूर्य के पास खुद का प्रकाश होता है। ठीक है, इन्हीं के प्रकाश से ग्रह चमकते हैं। ठीक है, ये बात आपको ध्यान रखनी है। इसलिए अब हमारा जो अगला टॉपिक रहेगा वो रहेगा तारे। तो तारे का बेसिक आपको मैंने यहाँ पे बता दिया कि तारों में कौन सी प्रक्रिया होती है, नाभिकीय संलयन की प्रक्रिया होती है। ठीक है, ये बात आपको ध्यान रखनी है। तो चलिए आज हम लोग देख लेते हैं कि हम लोगों ने क्या क्या अभी तक पढ़ चुका है और हमको क्या क्या आगे पढ़ना है। आज हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा है। आज हमने सबसे पहले बात करी थी हिग्स बोसान की थ्योरी के ऊपर। ठीक है, हिग्स बोसान की थ्योरी के ऊपर बात करी थी कि ब्रह्मांड का सबसे मौलिक कण जो है हिग्स बोसान है। इसके बारे में विस्तार से आपको सारी चीज़ें मैं बता चुका हूँ। इसके बाद हम लोगों ने बात करी थी सर्न की, CERN। सर्न क्या होती है, ये यूरोप की एक प्रयोगशाला है जो कि स्विट्ज़रलैंड जेनेवा में है। ओके, इसके बाद हम लोगों ने बात करी थी कि आकाश गंगाएँ क्या होती हैं, गैलेक्सी क्या होती है, ये भी हम लोगों ने विस्तार से जाना। इसके बाद हमने बात करी थी इसके बाद हमने बात करी थी नेबुला यानी निहारिका क्या होती है, उसको भी हम लोगों ने विस्तार से जाना। इसके बाद हम लोगों ने नाभिकीय संलयन और नाभिकीय विखंडन क्या होता है, इसको विस्तार से जाना। अब हम लोग कल से जो टॉपिक पढ़ेंगे उसका नाम रहेगा तारे। तारों के बाद हम लोग सूर्य पढ़ेंगे, सूर्य के बाद हम लोग आगे की चीज़ें पढ़ेंगे, पृथ्वी वगैरह पढ़ेंगे। पूरा सौरमंडल का हम लोग विस्तार से इसमें देखेंगे और विस्तार से हम लोग उसको पढ़ाई करेंगे। ठीक है, अब इसमें से आपको जो जो चीज़ें समझ में नहीं आ रही हैं या जो जो चीज़ें आपको एक बार में क्लियर नहीं हो रही हैं या आप चाह रहे हो कि इसका और ज़्यादा एक्सप्लेनेशन दिया जाए, तो आप लोग मुझे कमेंट करके बता सकते हैं, या जो लोग हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़े हैं वो व्हाट्सएप में डायरेक्ट बता सकते हैं। वीडियो को देखिए, हर 1 दिन 2 दिन छोड़ के वीडियो आएगा आपके लिए, और लगभग पूरी विश्व भूगोल हम लोगों को यहाँ पर ख़त्म करना है, अच्छे से पूरा पढ़ाई करके एक एक छोटे से छोटे डाउट को क्लियर करना है। मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ कि सरल से सरल, किताबों से हटके सरल से सरल भाषा में आपको समझाने की पूरी कोशिश कर रहा हूँ, और साथ ही साथ उदाहरण सहित और आपको पूरे डायग्राम दिखा के कोशिश कर रहा हूँ कि सारी चीज़ों को मैं विस्तार से करूँ। ये पूरा ज्योग्राफी की सीरीज़ है, इसका कोई चार्जेस नहीं है, ये एकदम फ्री है, और मैं चाह रहा हूँ कि जितने से ज़्यादा लेक्चर मैं आप लोगों को प्रोवाइड करूँ, कम समय में उतना आपके लिए कर पाऊँ। इसके बाद
ये जो हमारा चैप्टर है ब्रह्मांड, ये थोड़ा सा बड़ा चैप्टर है, ठीक है। हम लोगों ने पहले लेक्चर में देखा था, 3 पार्ट देखे थे इसके कि ब्रह्मांड की परिभाषा क्या होती है, ब्रह्मांड की उत्पत्ति के संदर्भ में, और ब्रह्मांड को नापने की इकाई क्या क्या होती है। इस चैप्टर में, अगले चैप्टर में हमने क्या देखा, हिग्स बोसान क्या होता है, इसकी थ्योरी क्या होती है ना, सर्न क्या होता है, प्रयोगशाला के बारे में। फिर हमने आकाशगंगाओं के बारे में देखा, इसके बाद निहारिका के बारे में देखा, और हम लोगों ने विखंडन और संलयन के बारे में जाना। कल से हम लोग तारे पढ़ेंगे, तारों में हम लोग का सूर्य आएगा, सूर्य के बाद चंद्रमा आएगा, धीरे धीरे करके पूरे 9 ग्रह आएंगे, 9 ग्रह के बाद हम पृथ्वी को विस्तार से पढ़ेंगे। इसके बाद जो हमारा चालू होगा पृथ्वी, फिर हम लोग पृथ्वी पे जाएंगे, और पृथ्वी की सारी जितनी भी चीज़ें होती हैं कि कैसे महाद्वीप बने, कैसे महासागर बने, है ना, कैसे ज्वालामुखी आता है, कैसे भूकंप आता है, सारी चीज़ों को अकॉर्डिंग टू द सिलेबस रख के हम लोग विस्तार से पढ़ेंगे और एक एक करके सारी चीज़ों को जानेंगे। तो पेशेंस रखिए, पूरे प्रॉपर नोट्स आप लोग बनाते चलिए, नोट्स में कमी मत करिए। जितनी चीज़ों मैं बोल रहा हूँ आपसे और जितनी चीज़ें आपको PDF के थ्रू दे रहा हूँ, देखिए मैं PDF तो प्रोवाइड कर रहा हूँ आपको, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप नोट्स ना बनाएं। खुद के बनाए हुए नोट्स अपनी भाषा में अलग होते हैं, जब आप रिवाइज़ करेंगे तो आपको बहुत जल्दी उसके समझ में आएगा। लेकिन अगर आप PDF पढ़ने बैठ जाएंगे तो आपको प्रॉब्लम हो जाएगी, क्योंकि ये PDF मेरी स्वयं की लैंग्वेज में है, लेकिन जो आप नोट्स बनाएंगे वो आपकी खुद की लैंग्वेज में होंगे। और नोट्स कैसे बनाइए मैं आपको वो बता रहा हूँ। वर्ड टू वर्ड लिखने की ज़रूरत नहीं है। देखिए अगर वर्ड टू वर्ड लिखेंगे तो इसमें कुल मिला के 25 से 30 चैप्टर आएंगे, उससे भी ज़्यादा आ सकते हैं, 40 चैप्टर आएंगे। तो इतना ज़्यादा डाटा हो जाएगा आपके पास कि जब आपको रिवाइज़ करना होगा तो आपके पास टाइम नहीं रहेगा कि कैसे रिवाइज़ करें। तो नोट्स कैसे बनाइए, पॉइंट पॉइंट की बात लिखिए कि ब्रह्मांड की उत्पत्ति में कौन सी थ्योरी आई, बिग बैंग थ्योरी। कब आई, किसने लाया, ये लिखिए। इसमें क्या क्या हुआ था, 4-5 बातें लिखिए, बस आगे बढ़िए। हिग्स बोसान के बारे में क्या था, मौलिक कण था, वो लिखिए। ये सबसे छोटा पार्टिकल है, इससे इतना छोटा पार्टिकल है, इससे छोटा पार्टिकल कोई नहीं है, ये टूट नहीं सकता। काम काम की बात लिखिए, किसने दिया था ये लिखिए, आगे बढ़िए। फिर सर्न के बारे में लिख लिए, स्थापना कब हुई थी, कब क्या हुआ था, कब क्या नहीं हुआ था, छोटे छोटे 2 लाइन 3 लाइन में लिखिए, आगे बढ़िए, है ना। इसी प्रकार आकाशगंगाओं के बारे में, तारों के बारे में, है ना, और ब्रह्मांड में दूरी नापने की जो इकाइयाँ, 3 इकाइयों के नाम लिखिए, और उनकी जो आप लोग को जो उनकी डिस्टेंस बताया था मैंने वो लिखिए। खगोलीय इकाई हो गया आपका, प्रकाश वर्ष हो गया, है ना, पारसिक हो गया, उनके बारे में एक एक लाइन लिखिए और आगे बढ़िए। इस तरह से शॉर्ट नोट्स बनाइए, ताकि जब भी आप रिवाइज़ करें, जब भी आप देखें अपने नोट्स को पलटा के, तो आपको बहुत सारा ना पढ़ना पड़े, तुरंत आपके दिमाग में सारी चीज़ें बैठ जाएँ। तो इस तरह से नोट्स बनाइए, ज़्यादा लंबा लिखने की ज़रूरत नहीं है। बाकी PDF आप लोगों के पास पहुंच जाएगी समय पे, तो इतनी बातें आपको ध्यान रखनी है। इसके बाद हम लोग बात करेंगे अगले चैप्टर में तारों के बारे में, और उसके आगे जितने भी टॉपिक आएंगे धीरे धीरे करके हम लोग सभी विषयों पर बात करते जाएंगे। तो तब तक के लिए ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू, और अच्छे से पढ़ाई जारी रखिए, और नोट्स प्रॉपर बनाइए, और सभी लोग प्रॉपर वीडियो देखिए, ठीक है। जो बात समझ में नहीं आती उसको कमेंट करिए, और कमेंट करके हमको बताइए। धन्यवाद।